हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें। केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है विविध। ठीक है, विविध में कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं और विविध इसके बाद समाप्त हो जाएगा और साथ ही केमिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए। वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज शेयर किया करिए और हमें सपोर्ट करें। कुछ लोग हमें बेहतरीन ढंग से सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। प्लीज आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 81 नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में प्रयोग विद्युत अपघटय सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का होता है। यानी विद्युत अपघटय जो प्रयोग होता है वह कौन सा है कार बैटरी में, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो प्रबल अम्ल की होती है। 82 नंबर है, निम्नलिखित विद्युत अपघटयों के विलयन में से किसको कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट में आप बताइएगा। कमेंट कीजिए फटाफट, मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा कि किसने सही जवाब दिया है। निम्नलिखित विद्युत अपघटयों के विलयन में से किसको कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी। और 83 है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला कौन सा अम्ल है। सेम प्रश्न सेम जवाब। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 84 है, निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश्य बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत छूरक आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निकेल और कैडमियम। निकेल और कैडमियम याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो टॉर्च लाइट, विद्युत सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में निकेल और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग होता है। इसमें निकेल हाइड्रोक्साइड की कैथोड तथा कैडमियम की एनोड होती है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 85, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह कौन सा है। तो याद रखिएगा वह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब, यानी सी ऑप्शन। मैग्नेट्रॉन ट्यूब अधिक शक्ति की सूक्ष्म तरंगे पैदा करने वाली एक निर्वात नलिका है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की धारा पर चुंबकीय क्षेत्र की मतलब की संक्रिया से सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न की जाती है। आजकल इनका प्रयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। 86 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो फ्रेयॉन का जो संबंध है किससे है। फ्रेयॉन का संबंध प्रशीतक से है। टेट्रा एथिल लेड का जो संबंध है किससे है। टेट्रा एथिल लेड का जो संबंध है वह है आपका एंटीनॉक, ठीक है, अपस्फोटरोधी कारक के रूप में। और जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है इसका संबंध किससे है। तो याद रखिएगा इसका संबंध जो है वह है कीटनाशी से। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का संबंध कीटनाशी, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसका संबंध जो है वह है अग्नि शामक। तो इसको दोबारा से हमको रिवाइज भी करना होगा ताकि आप पूरी तरह से याद कर लें।
मैं दोबारा से इसको रिवाइज कर देता हूं। फ्रियोन का संबंध प्रशीतक से है, टेट्राएथिल लेड एंटीनॉक एजेंट के रूप में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी के रूप में, और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है। 87 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए अगर बात करें तो जो एस्पार्टिम है, एस्पार्टिम इसका संबंध किससे है? एस्पार्टिम कृत्रिम मधुरक है, कृत्रिम मधुरक। फ्रियोन का आपको मालूम है, फ्रियोन का संबंध किससे है? प्रशीतक से है। नियोप्रिन का संबंध संश्लेषित रबर नियोप्रिन, और बेनाड्रिल का संबंध प्रति हिस्टेमिन से है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। एस्पार्टिम का संबंध कृत्रिम मधुरक से है, फ्रियोन का प्रशीतक, नियोप्रिन का संबंध संश्लेषित रबर, और बेनाड्रिल का प्रतिहिस्टेमिन। 88 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए लिपस्टिक का संबंध जो है किससे है? सीसा से है। शीतल पेय का ब्रोमीनित वनस्पति तेल से है, और चाइनीज फास्ट फूड का संबंध मोनोसोडियम ग्लूटामेट से है। इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो 1, 2 एंड 3 यानी तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लेड लिपस्टिक तथा अन्य कॉस्मेटिक में पाई जाने वाली सामान्य अशुद्धि है। ब्रोमीनित वनस्पति तेल एक ऐसा वनस्पति है जिसमें ब्रोमीन जो है मिली होती है। यह अल्प मात्रा में शीतल पेय पदार्थ आदि में साइट्रस स्वाद लाने के लिए प्रयुक्त होता है। एमएसजी यानी जो एमएसजी है, ये ग्लूटामिन एसिड का सोडियम लवण है। ग्लूटामिन जो ग्लूटामिक जो अम्ल है हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहता है। चाइनीज फास्ट फूड में, जो चाइनीज फास्ट फूड होता है, इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए एमएसजी का मुख्य सामग्री के रूप में प्रयोग होता है। 89 भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए अगर बात करें तो पोटेशियम ब्रोमाइड का जो संबंध है किससे है? पोटेशियम ब्रोमाइड बताइए। पोटेशियम ब्रोमाइड का जो संबंध है फोटोग्राफी से है। पोटेशियम नाइट्रेट का संबंध बारूद से है। पोटेशियम सल्फेट का संबंध उर्वरक से है, और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का संबंध बेकरी से है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सफेद ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। देखिए पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के रूप में प्रयुक्त होता है। मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित है, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर के लिए उत्तरदायी है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल मतलब कि सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो संबंध है अम्ल वर्षा से है। फ्लोराइड प्रदूषण का दांत, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का संबंध जो है भोपाल गैस त्रासदी के दौरान, और ओजोन रिक्तता का संबंध चर्म कैंसर से है। 91 है, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। फेनिल का प्रयोग घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है, और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही कारण है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न रसायन है जिसका प्रयोग घरों, दफ्तरों इत्यादि में रोगाणुनाशी के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। 92 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं।
देखिए अगर बात करें तो रदरफोर्ड का जो संबंध है किससे है, एटम बम। अल्फ्रेड नोबल का जो संबंध है डायनामाइट से है, इन्होंने इसका खोज किया था। और कार्टराइट का जो संबंध है पावरलूम से है। और ग्राहम बेल जो खोज किए थे वो था टेलीफोन। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रदरफोर्ड एटम बम के आविष्कारक हैं, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट और एडमंड कार्टराइट ने पावरलूम का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। 93 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ विशेषता, दूसरी तरफ तिथि दिया गया, डेट दिया गया, मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त को। और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। 9 अगस्त को क्यों मनाया जाता है आपको मालूम है? भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा 1958 में इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रति ईयर 29 अगस्त को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में जो है मनाया जाता है। और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि 1945 में इसी दिन यानी 9 अगस्त को जो है 9 अगस्त के दिन ही जापान के इस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। 94 है, संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को किस विज्ञान के लिए नामोदिष्ट किया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को किस विज्ञान के लिए नामोदिष्ट किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 2011 को संयुक्त राष्ट्र ने रसायन विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में जो है नामोदिष्ट किया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2011 को अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया था। 2015 को निम्नलिखित में महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। पहला है प्रकाश एवं प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष। 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष तथा 2017 को अंतरराष्ट्रीय सतत पर्यटन विकास वर्ष घोषित किया गया। 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2019 को देशीय भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2019 स्वयं के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2020 को पादप स्वास्थ्य के अंतरराष्ट्रीय वर्ष तथा अंतरराष्ट्रीय नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2021 को निम्न रूपों में जो है मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष, अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जियां वर्ष, सतत विकास के लिए सृजनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं विश्वास वर्ष। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 को निम्नलिखित रूपों में मनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय कदन वर्ष, ठीक है, मिलेट्स ईयर, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज अ गारंटी ऑफ पीस। 95 है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन ई। इसमें जो दिया गया है ऑप्शन ई बिल्कुल सही जवाब है। कैसे, तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को 1992 में अंगीकृत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु प्रणाली में जो है खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप की रोकथाम करना। ठीक है, 1997 की क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 का पेरिस समझौता इसी अभी समय का जो है मतलब कि परिणाम था। UNFCCC के अंतर्गत शामिल मुख्य ग्रीन हाउस गैस जो है निम्नवत है, जिनके उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड आदि है। 96 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं, मिलान करते हैं, सही जवाब क्या होगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है।
एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन, दूसरी तरफ विषय दिया गया है। बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए, अल्मा आटा घोषणा का जो संबंध है लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से है। और इसके बाद जो तीसरा है तलानोवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन से, यानी पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अल्मा आटा घोषणा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को या देखभाल से संबंधित है। तलानोवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन से। हेग समझौता अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित। और अंडर 2 गठबंधन वर्ष 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारों की भूमिका को अपरिहार्य मानता है। 97 है, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। तो सही जवाब है ब्राजील, डी ऑप्शन। 1976 से ही ब्राजील की सरकार ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों ही वायु के अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं। अन्य अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 99 है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत कौन सा है। मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑप्शन ए। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र H2S है। यह एक रंगहीन सड़े पदार्थों के दुर्गंध वाली गैस है। यह जहरीली, संक्षारक एवं ज्वलनशील है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। इसका सही जवाब होगा जो योगदान है डी ऑप्शन है CO2, CH4, N2O और CFC। देखिए, विभिन्न गैसों का वैश्विक तापन के प्रति आपेक्षिक जो योगदान है, जल वाष्प का लगभग 60%, CO2 का 26%, ओजोन का यानी O3 का लगभग 8%, मीथेन का 4%, नाइट्रस ऑक्साइड का 1.5% और अन्य का 0.1%। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न संख्या मतलब कि 101। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है किसका? उष्मीय प्रदूषण का। नाभिकीय एवं जीवाश्म ईंधन संयंत्र दोनों ही थर्मल पॉल्यूशन यानी उष्मीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। उष्मीय प्रदूषण वास्तव में परिवेशी जल तापमान में परिवर्तन के कारण जल के गुणवत्ता में कमी होना है। उष्मीय प्रदूषण के परिणाम स्वरूप जल के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न संख्या 102। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? ग्रीन मफलर, इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए? तो ध्वनि यानी शोर से बचाने के लिए काफी जो असहनीय होता है। ग्रीन मफलर राजमार्गों, सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों जैसे शोर युक्त स्थानों के आसपास पेड़ों की 4 से 6 कतारों को रोपित करने के माध्यम से नॉइज पॉल्यूशन को कम करने की एक तकनीक है। 103 है, तंत्रिका अपह्रास न्यूरोडिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होते हैं? किन से उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, मोटर गाड़ी के ब्रेक, मोटर गाड़ी के इंजन, ठीक है, और आपका बिजली संयंत्र यानी 1, 2 एंड 4। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसको एक बार फिर से आप मतलब रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा।
तंत्रिका अपह्रास न्यूरोडिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में प्रश्न में दिए गए सभी कारकों से उत्पन्न होते हैं। पहला है, मोटर गाड़ी के ब्रेक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं जो उपयोग करने पर चुंबकीय कण उत्पन्न करते हैं। दूसरा, मोटर गाड़ी के इंजन में उच्च शक्ति के चुंबक का प्रयोग होता है जो चुंबकीय कण उत्पन्न करते हैं। और तीसरा, बिजली संयंत्रों में उपभोग होने वाला कोयला दहन से जुड़े मैग्नेटाइट महीन कणों का एक प्रमुख स्रोत है। प्रश्न संख्या 104 है, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है, आप बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी डी ऑप्शन। किसी ईंधन के पूर्ण दहन के लिए वायु की पर्याप्त आपूर्ति की जरूरत होती है जिससे ईंधन में उपस्थित तत्व ऑक्सीजन से पूर्णतः अभिक्रिया कर सके। हाइड्रोकार्बन ईंधन जैसे पेट्रोल और डीजल केवल हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं। जब इनका पूर्ण दहन होता है तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड इनमें ऑक्सीकृत हो जाती है, जबकि हाइड्रोजन जल में ऑक्सीकृत हो जाती है। और तब पूर्ण दहन के लिए हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वायु या ऑक्सीजन की मतलब कि पर्याप्त आपूर्ति न होने पर ईंधन का जो है अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन के लिए हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन के बाद जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन तथा जल, इन सभी का जरूरी होता है। 105 है, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से किस मुख्य या कौन सा मुख्य प्रदूषक है? मेट्रोपॉलिटन शहरों में कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है, बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा, देखिए अगर बात करें तो मेट्रोपॉलिटन शहरों में ऑटोमोबाइल्स एवं उद्योगों से निकलने वाले जो धुएं हैं, इन सभी से निकलने वाले मोटर गाड़ी या ऑटोमोबाइल्स, इन सभी से निकलने वाले जो धुएं हैं इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, ओजोन इत्यादि उपस्थित होते हैं जो सभी विकल्पों में दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। 106 है, कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व वायु प्रदूषक है, बी ऑप्शन। कणीय तत्व पार्टिकुलेट मैटर्स, इनको कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों और तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। 107, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। कितना? 5 माइक्रोन से कम। पीएम का तात्पर्य पार्टिकुलेट मैटर से है। इस शब्द का उपयोग वायु में पाए जाने वाले ठोस कणों और जल के बूंदों के मिश्रण के संदर्भ में किया जाता है। सूक्ष्म श्वसनीय कण जिनका व्यास सामान्यतः 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, सूक्ष्म श्वसनीय कण पीएम 2.5 कहे जाते हैं। 108 है, देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों या कस्बों में आच्छादी भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो देखिए इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फाइड डाइऑक्साइड, निलंबित कणीय पदार्थ यानी PM10, SO2, NO2 और PM 2.5। ठीक है, ये सभी क्या है? 29 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों या कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत मिश्रण को जो है सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए चिन्हित किए गए। तो इनको चिन्हित किए गए इनको चिन्हित किए गए किन किन को? SO2 को, NO2 को, PM10 को और PM 2.5 को। NAMP नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, याद रखिएगा। ठीक है, और NAMP के अंतर्गत 4 प्रदूषण जैसे SO2 नाइट्रोजन का ऑक्साइड, NO2, इसके बाद RSPM या PM10 तथा फाइन पार्टिकुलेट मैटर को जो है सभी स्थानों पर नियमित निगरानी के लिए चिन्हित किया गया है। 109, स्मॉग या धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से
वायुमंडल में निम्नलिखित के उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, डी ऑप्शन। धूल यानी डस्ट, धुंध, धुआं, स्मॉग आदि पार्टिकुलेट प्रदूषकों में शामिल है। स्मॉग शब्द स्मोक तथा फॉग से व्युत्पन्न है। स्मॉग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लासिकल स्मॉग, दूसरा होता है प्रकाश रासायनिक स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग यह ठंडी नम जलवायु में उत्पन्न होता है। यह स्मॉग फॉग तथा सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। वहीं प्रकाश रासायनिक जो स्मॉग है यह गर्म तथा शुष्क जलवायु में उत्पन्न होता है। इसके मुख्य घटक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन और फॉर्मल्डिहाइड तथा पैन है। 110 है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, क्या होता है? तो याद रखिएगा ओजोन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि अगर बात करें तो याद रखिएगा, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि प्रकाश रासायनिक ध्रुव फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। पृथ्वी के सतह के निकट ओजोन की उच्च सांद्रता होने पर प्रकाश रासायनिक ध्रुव की स्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बनिक यौगिकों के आपस में अभिक्रिया करने के फलस्वरूप प्रकाश रासायनिक ध्रुव का निर्माण होता है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव में शामिल प्रदूषक जो है निम्नवत है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पैन आदि। 111 है, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है नाइट्रोजिनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद इसके बारे में अगर बात करें तो यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों का सांद्रण जो होता है उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। विशेषकर फास्फेटों और नाइट्रेटों की सांद्रता बढ़ जाती है। इनसे जलाशय में शैवालों की वृद्धि जो है उत्प्रेरित होती है। यूट्रोफिकेशन प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीकों से हो सकता है। 112 है, जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी किसके लिए जो है एक मानक मापदंड है? तो इसका सही जवाब है रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए, ऑप्शन ए सही नहीं है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? बी दिया गया है कि वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकल्पन के लिए, यह भी सही नहीं है। लेकिन सी सही है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए। याद रखिएगा, जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी जो है किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के अमापन के लिए। देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है जल प्रदूषण मापने की एक मुख्य इकाई है। कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध होता है। इस मांग को जैव ऑक्सीजन मांग कहते हैं। जहां उच्च बीओडी है वहां निम्न घुली ऑक्सीजन होगा। ठीक है। 113 है, सुपोषण या यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। यूट्रोफिकेशन आपने पढ़ा होगा यूट्रोफिकेशन के बारे में। इनमें से जो कथन सत्य है दो कथन है, इनमें से कौन कौन सा सत्य कथन है? तो पहला, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, और दूसरा, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यानी दोनों सही है, सी ऑप्शन। इसके बाद, जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है। जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है बहिस्रावी, यानी सी ऑप्शन। जल स्रोतों में जल के भौतिक और रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण बहिस्रावी होता है। ठीक है। उद्योगों से निकले हुए व्यर्थ जल में अनेक प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। बहिस्राव का निस्तारण प्राय भूमि, नदी, समुद्र या झीलों में किया जाता है। 115 है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, यानी डी ऑप्शन। दहन, गैसीकरण तथा पायरोलिसिस ऐसी प्रक्रिया जिनमें कार्बनिक पदार्थ जलने के माध्यम से अपघटित हो जाता है।
पायरोलिसिस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने का एक अस्थायी तरीका है। वास्तव में पायरोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर कार्बनिक पदार्थों को गर्म करने की प्रक्रिया है। प्राचीन काल से लकड़ी को चारकोल में परिवर्तित करने के लिए पायरोलिसिस का प्रयोग किया जाता रहा है। वर्तमान में पायरोलिसिस अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के रूप में विकसित हो गई है, जिसके तहत बायोमास एवं प्लास्टिक अपशिष्ट को तरल ईंधन में परिवर्तित कर दिया जाता है। 116 पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह प्रदूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा प्रदूषण का स्रोत है? पारा प्रदूषण का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कीटनाशक, डेंटल अमेलगम फिलिंग्स, फ्लोरोसेंट लैंप, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, सभी डी ऑप्शन। प्रश्नगत सभी विकल्पों में पारा जैसा विषैला पदार्थ पैदा होता है जो कि भूमि, जल, वायु और खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेशन में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए और आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप लोगों से मैंने पहले भी कर रखा है कि आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक में आप हमारे साथ कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपना समस्या बता सकते हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।